अगले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होती है और रैंडम एरर क्या होती है, इसको जरा हम समझते हैं। रैंडम एरर का मतलब क्या है? A random error can be reduced by taking multiple readings and then taking the average, like parallax error, writing reading incorrectly, mistake while timing oscillation। देखिए मसला ये होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जब आप कोई रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग में गलती का चांस होता है। एक्सपेरिमेंट करते हुए जब आप कोई रीडिंग ले रहे होते हैं तो उस रीडिंग में जो है गलती का चांस होता है। अब वो जो गलती होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है रैंडम एरर और एक होती है सिस्टमैटिक एरर। एक होती है रैंडम एरर और एक होती है सिस्टमैटिक एरर। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर वो जैसे केमिस्ट्री में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसमें वो एक ट्यूब के अंदर पानी डालते हैं, वो लंबी सी ट्यूब होती है और नीचे से पानी को निकालते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्यूरेट कहते हैं, मेरे ख्याल में ब्यूरेट होता है। आप ब्यूरेट में आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसकी रीडिंग को आप पढ़ रहे हैं। लेट सपोज ये आपका आई लेवल है, ठीक है। अब ब्यूरेट जो है वो आपकी आंख से काफी ऊंचा है, तो इस वक्त इसकी रीडिंग जो है 45 है। लेकिन आप चूंकि इसको यहाँ से देख रहे होगे ना नीचे से, तो आपको ये रीडिंग क्या लगेगी? आपको रीडिंग 44 लगेगी। इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स एरर। अच्छा, जब ये पानी बिल्कुल आपकी आंख के सामने आ जाएगा, लेट सपोज ये हो गया 40, तो आपको बिल्कुल 40 नजर आएगा ये, ठीक है। और जब ये पानी नीचे चला जाएगा और फर्ज करें कि यहाँ पर रीडिंग हो जाती है लेट सपोज 35, कितनी हो जाती है? 35। तो ये आपको क्या नजर आएगा? ये आपको नजर आएगा, इस तरह से देखेंगे तो आपको 36 नजर आएगा ये, ठीक है। लेकिन जब आप इन तमाम रीडिंग्स का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो होगा वो सही हो जाएगा। एवरेज जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पे आपने कम पढ़ा होगा तो कहीं ज्यादा भी पढ़ा होगा और कहीं सही भी पढ़ा होगा। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपकी रीडिंग काफी बेहतर हो जाएगी, काफी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर फर्ज करें कि ये एक स्केल है, ये स्केल यहाँ से टूटा हुआ है, तो बजाय 0 से स्टार्ट होने के ये 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एक लेंथ नापते हैं जो कि 1.5 आती है, तो क्या लेंथ भी 1.5 होगी? ये लेंथ एक्चुअली 1.5 नहीं होगी, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा बल्कि स्टार्ट 0.5 से हो रहा है, तो ये लेंथ बेसिकली 1 होगी। तो आप इसको 1.5 लिख रहे होंगे। अगर आप इसको दोबारा लें तो भी 1.5 आएगी, तीसरी दफा लें तो भी 1.5 आएगी, चौथी दफा लें तो भी 1.5 आएगी, एवरेज लें तो भी 1.5 ही आएगी, जो कि गलत होगी। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट में एक रीडिंग को रिपीट करने से, एक रीडिंग को बार बार रिपीट करने से और फिर उसका एवरेज लेने से अगर आपकी रीडिंग सही हो जाती है या बेहतर हो जाती है या वो एरर रिड्यूस हो जाती है, तो उस एरर को फिर हम क्या कहते हैं? उस एरर को फिर हम रैंडम एरर कहते हैं। लेकिन एक रीडिंग को बार बार रिपीट करने से और उसका एवरेज लेने से कोई फायदा ना हो, वो गलत रीडिंग गलत ही रहे, तो फिर उस एरर को हम क्या कहते हैं? उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। उस एरर को हम क्या कहते हैं? उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो अगर आप रैंडम एरर की डेफिनेशन पढ़े दोबारा से, तो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग द एवरेज। आप एक रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं और या उसको खत्म कर सकते हैं बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, अपनी रीडिंग्स को बार बार रिपीट करके और फिर उसका एवरेज लेकर। आपने कभी कभी जिंदगी में लैब में काम किया तो आपने नोट किया होगा कि जब लैब में आप कोई भी रीडिंग लेते हैं तो कोई भी रीडिंग आप एक दफा नहीं लेते, कम से कम 3 4 5 6 दफा रीडिंग लेते हैं और फिर उसका एवरेज लेते हैं। तो रीडिंग को रिपीट कर कर सेम रीडिंग को बार बार रिपीट करके एवरेज लेने का मकसद क्या होता है? सेम रीडिंग को रिपीट कर करके बार बार रिपीट कर करके उसका एवरेज लेने का मकसद बेसिकली यही होता है कि अगर उसमें कोई रैंडम एरर आ रही है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। रैंडम एरर की एग्जांपल है पैरेलैक्स एरर। रैंडम एरर की एग्जांपल है राइटिंग रीडिंग्स इनकरेक्टली। मिसाल के तौर पर आपकी पहली रीडिंग थी 4.2, दूसरी रीडिंग थी 6.2, तीसरी थी 7.2, चौथी थी 8.5, उसके बाद थी 9.8। अब जो आपकी 9.8 वाली रीडिंग थी ना, आपने बाय मिस्टेक 9.8 को आपने 8.9 लिख दिया और आगे भी सारी रीडिंग सही लिख दी। तो आपने चूंकि गलती से कोई एक आध रीडिंग आगे पीछे करके लिखी होगी ना, बाकी सब तो सही होंगी। तो अब आप सबका जब एवरेज लेंगे, जब आप सबका एवरेज लेंगे तो 9.8 की जगह जो आपने 8.9 लिख दिया था वो उसमें कवर हो जाएगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये रैंडम एरर है। मिस्टेक वाइल टाइमिंग ऑसिलेशंस। आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप हर दफा 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करते हैं,
पहली दफा आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया, दूसरी दफा आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया, तीसरी दफा आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया, चौथी दफा आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया, अगली दफा आपने 10 की जगह 11 ऑसिलेशन काउंट कर ली और उसको 10 समझ लिया आपने, तो जाहिर है आपका वो वाला आंसर गलत आएगा। लेकिन आपने जो पहले 4 5 6 रीडिंग्स निकाली होंगी ना, उसके साथ जब आप एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेने से क्या होगा कि आपका आंसर तकरीबन सही आ जाएगा। तो इट इज ऑल्सो अ रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर में ये होता है कि सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स एंड टेकिंग द एवरेज। सिस्टमैटिक एरर जो है ना, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। आप रीडिंग को 10 दफा लें, आप 20 दफा लें, 25 दफा लें, लेकिन आप जो है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जीरो एरर ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब क्या होता है? जब किसी इंस्ट्रूमेंट को जीरो पढ़ना चाहिए वो जीरो नहीं पढ़ रहा। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें ये एक डिजिटल बैलेंस है, इस डिजिटल बैलेंस पे भी कोई भी वजन नहीं रखा हुआ है, तो उसको क्या शो करना चाहिए? इसको 0.0 ग्राम शो करना चाहिए। लेकिन फर्ज करें कि डिजिटल बैलेंस जो है इस पर कोई भी वजन नहीं रखा है और ये 0.1 ग्राम शो कर रहा है, तो इससे आप जो भी मास की रीडिंग निकालेंगे, फर्ज करें एक मास की रीडिंग आती है 2.11, ये एक आती है 3.25, ये एक आती है 4.10, तो इस हर रीडिंग में 0.1 क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। क्योंकि जब जीरो मास पर इसको जीरो रीड करना चाहिए था, तो ये जीरो रीड नहीं कर रहा था, ये 0.1 रीड कर रहा था। तो इसकी हर रीडिंग में जो है 0.1 की गलती होगी, और अगर आप सारी रीडिंग का एवरेज कर देंगे तब भी एवरेज भी गलत आएगा। तो ये सिस्टमैटिक एरर है। या आपका जैसे माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू गेज होता है, अगर आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर दें या आप वर्नियर कैलिपर को पूरा बंद कर दें, तो उनको क्या शो करना चाहिए? जीरो शो करना चाहिए। लेकिन अगर आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देते हैं, वर्नियर कैलिपर को भी पूरा बंद कर देते हैं, और वो जीरो के बजाय 0 पॉइंट समथिंग शो कर रहे हैं, तो ये जीरो एरर है। और इसकी वजह से आपकी हर रीडिंग जो है वो गलत आएगी। इमेजिन करें कि एक एमीटर से आप करंट नाप रहे हैं। जब एमीटर में कोई करंट ना हो तो उसको जीरो शो करना चाहिए। अब फर्ज करें जीरो करंट पर एमीटर जो है 0.1 एम्पियर शो कर रहा है, तो उसके हर करंट में 0.1 एम्पियर की गलती होगी। ये भी क्या है? जीरो एरर है। और जीरो एरर जो है वो एक सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि जीरो एरर की वजह से जो रीडिंग्स आएंगी, उन रीडिंग्स को आप चाहे जितनी दफा भी रिपीट कर लें, उनका एवरेज जो है वो गलत ही आएगा और आपका आंसर गलत ही रहेगा। रॉन्गली कैलिब्रेटेड स्केल। आपने एक स्केल कैलिब्रेट कैलिब्रेट किया और गलत कैलिब्रेट किया। स्केल कैलिब्रेट करने का क्या मतलब है? मिसाल तो भाई थर्मामीटर है, अब आपने थर्मामीटर में कैलिब्रेट करके निशान लगाया कि भाई ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मजे की बात यह कि आपने निशान गलत लगाए थे ये, यानी कि जो 10 था वो एक्चुअली 10 यहाँ पर है, और एक्चुअली 20 यहाँ पर है, और एक्चुअली 30 यहाँ पर है, और एक्चुअली 40 यहाँ पर है, एक्चुअली 50 यहाँ पर है। तो इस थर्मोमीटर को पूरी जिंदगी में जो भी आदमी इस्तेमाल करेगा, उसका आंसर इंशाल्लाह ताला गलत आएगा। इसमें गलत आएगा क्योंकि उस पर रीडिंग ही गलत लिखी हुई है, उस पर मार्किंग ही गलत हुई हुई है। इसको कहते हैं कैलिब्रेट करना। तो उसको कैलिब्रेट ही गलत किया हुआ है आपने। तो अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट को गलत कैलिब्रेट किया होगा तो उससे कभी भी रीडिंग सही नहीं आएगी, और उससे आंसर हमेशा गलत आएगा, और एवरेज लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक सिस्टमैटिक एरर है। डिटेक्शन टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको काट लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ये सिस्टमेटिक होता है, समटाइम्स ये रैंडम भी होता है, तो उसको थोड़ा एम्बिग्यूटी है इसके अंदर, तो उसको आप इस एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं, आप इस वाले एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। एक को हम कहते हैं रैंडम एरर, दूसरी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर ये होती है कि एक ऐसी गलती होती है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लें, रीडिंग को एक से ज्यादा दफा ले लें और रीडिंग का एवरेज ले लें, तो वो गलती सही हो सकती है। जबकि सिस्टमैटिक एरर जो होती है, एक ऐसी एरर होती है कि आप रीडिंग को चाहे जितनी दफा भी रिपीट कर लें, आप चाहे जितनी दफा भी उसका एवरेज ले लें, कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। और ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं? ऐसी एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। हम रैंडम एरर को और सिस्टमैटिक एरर को कंपेयर करना चाहते हैं। कंपैरिजन ऑफ रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। देखिए, हम रैंडम एरर को सिस्टमैटिक एरर को कंपेयर करें, तो इनमें हम बहुत सारे कंपैरिजन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला कंपैरिजन क्या है कि रैंडम एरर may be reduced by repeating a reading and averaging। जैसे कि हमारी बात हो रही है कि अगर रैंडम एरर में आप रीडिंग को बार बार रिपीट करें और उसका एवरेज लें, तो रैंडम एरर को आप सही कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक एरर में ऐसा नहीं होता। A systematic error cannot be reduced by repeating a reading and averaging। सिस्टमैटिक एरर में ऐसा नहीं होता। अगर आप रीडिंग को बार बार रिपीट करेंगे और उसका एवरेज लेंगे, तो उससे सिस्टमैटिक एरर जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, सही नहीं होगी।
Random error results in readings being scattered around the accepted value. रैंडम एरर से जो आपका आंसर आएगा, आपकी जो रीडिंग्स आएंगी, वो आपके एक्चुअल वैल्यू से के अराउंड स्कैटर होंगी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये फर्ज करें कि एक चीज है, उसका आंसर 5 आना चाहिए। अब अगर मैं error करूंगा, तो रैंडम एरर से मेरी कुछ रीडिंग जो है 5 से ज्यादा आएंगी, कुछ रीडिंग जो है 5 से कम आएंगी, और बहुत सारी रीडिंग 5 भी आएंगी। तो अगर मैं 10-15 रीडिंग निकालता हूँ और उसमें रैंडम एरर अगर हो रही है, तो कभी रीडिंग मेरी बड़ी आया करेगी, कभी रीडिंग छोटी आया करेगी, और कभी रीडिंग बिल्कुल सही आया करेगी। तो मेरी जो रीडिंग्स होंगी वो एक्चुअल रीडिंग के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर होंगी, स्कैटर्ड होंगी। ये मतलब है रैंडम एरर का। लेकिन सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा? सिस्टमैटिक एरर विल रिजल्ट इन ऑल रीडिंग्स बीन आइदर above or below the true value. The shift from the true value is by a fixed amount and is in the same direction each time the measurement is taken. लेकिन सिस्टमैटिक एरर में ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपका जो बैलेंस था, उस पर जीरो के ऊपर 0.1 ग्राम ऑलरेडी मास आ रहा था। तब आप जितने भी मास नापेंगे, हर मास जो होगा वो 0.1 ज्यादा होगा। हर मास जो होगा 0.1 ज्यादा होगा। तो आपकी जितनी भी रीडिंग्स आएंगी, वो एक्चुअल रीडिंग से बड़ी आएंगी, और सारी की सारी एक ही अमाउंट से बड़ी आएंगी, यानी कि सबकी सब जो 0.1 0.1 0.1 0.1 ग्राम ही बड़ी आएंगी। इनमें से कोई भी रीडिंग जो है करेक्ट नहीं आएगी, और कोई भी रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग से छोटी नहीं आएगी। हमेशा एक्चुअल रीडिंग से 0 पॉइंट बड़ी बड़ी आएगी। ऐसा सिस्टमैटिक एरर। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि रैंडम एरर्स जो होती हैं, वो अफेक्ट करती हैं प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट को। और सिस्टमैटिक एरर्स जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट को। ठीक है? तो जो सिस्टमैटिक एरर होती हैं, वो आपकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करती हैं, और जो रैंडम एरर होती है वो आपकी प्रिसीजन को अफेक्ट करती है। मतलब क्या है? मतलब ये फर्ज करो कि मेरा आंसर आना चाहिए था 4, लेकिन रैंडम एरर से क्या होगा, कभी आंसर 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा। तो इतने सारे आंसर आ गए ना। अब इतने सारे आंसर का मतलब क्या हो गया? इतने सारे आंसर का मतलब ये हो गया कि आपकी जो प्रिसीजन है वो खराब हो गई, यानी कि आपके आंसर के बीच में गैप्स आ रहे इतने सारे। लेकिन सिस्टमैटिक एरर से क्या होगा? जैसे आपका आंसर 5 आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर आएगा 5.1 5.1 5.1 5.2 5.1। तो आपके सारे आंसर जो है गलत आएंगे, सारे आंसर गलत आएंगे, लेकिन आएंगे प्रिसाइज, एक जैसे आएंगे। और गलत आने का मतलब क्या है? एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो इट मीन्स कि आपकी जो है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रैंडम एरर करते हैं, तो रैंडम एरर करने की वजह से जो है क्या होगा? रैंडम एरर करने की वजह से जो है आपकी एक्यूरेट, आपकी जो है प्रिसीजन खराब होगी। आंसर तो एक्यूरेट आ जाएगा, जब आप 2 3 4 5 6 का एवरेज लेंगे तो एवरेज 4 आ जाएगा। तो आपके रैंडम एरर में आंसर के तो सही आने का चांस है, एक्यूरेट तो आ जाएगा आंसर, प्रिसाइज अलबत्ता नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग जो है फैली हुई होंगी, स्कैटर्ड होंगी। जबकि जो आपकी सिस्टमैटिक एरर है, उसमें आपकी सारी रीडिंग्स एक जैसी आएंगी, तो प्रिसीजन तो खराब नहीं होगी, लेकिन आंसर सारे गलत आएंगे आपके। सारे आंसर गलत आने का मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि रैंडम एरर अफेक्ट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट एंड सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। आपकी जो रैंडम एरर है वो प्रिसीजन को अफेक्ट करेगी, और जो आपकी सिस्टमैटिक एरर है वो आपकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगी। ड्यू टू रैंडम एरर, पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ आर scattered around the line of graph, whereas the line of the graph does not pass through the graph due to, बेसिकली ये ग्राफ नहीं होगा, ये ओरिजिन होगा। द लाइन ऑफ ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, फर्स्ट करो एक जगह आपको रीडिंग से ग्राफ बनाना है, और ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो हमें एक ग्राफ बनाना है रीडिंग्स लेकर, और रीडिंग से ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर इसमें रैंडम एरर हुई, अगर इसमें रैंडम एरर हुई, तो उससे ग्राफ तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओरिजिन से पास भी हो जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स आप लेंगे ना, उनमें से कुछ पॉइंट्स लाइन पर आएंगे, और कुछ पॉइंट्स होंगे वो लाइन के ऊपर नीचे स्कैटर्ड हुए होंगे, लाइक दिस। तो अगर आपके पॉइंट्स स्कैटर हुए हुए, मोस्टली लाइन पर नहीं आ रहे होंगे पॉइंट, तो अगर आपके पॉइंट्स स्कैटर हुए हुए हैं और मोस्टली वो लाइन पर नहीं आ रहे हैं पॉइंट, तो फिर ये बेस बिकॉज ऑफ रैंडम एरर है। तो ग्राफ में जो ये प्रॉब्लम आएगा, किस वजह से आएगा? ग्राफ में जो प्रॉब्लम आएगा, ये मोस्टली रैंडम एरर की वजह से आएगा।
ठीक है, ये रैंडम एरर की वजह से आएगा। लेकिन फर्ज करें कि आपने यही ग्राफ बनाया और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बन गया, और स्ट्रेट लाइन बनने के साथ साथ सारे पॉइंट जो है उसके लाइन के ऊपर भी आ गए। ठीक है, लेकिन लाइन को जहां से पास होना चाहिए लाइन वहां से पास नहीं हो रही, यानी कि लाइन को ओरिजिन से पास होना चाहिए, लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही बल्कि वाई इंटरसेप्ट बना रही है। तो ऐसा जो होगा ये किस वजह से होगा? ऐसा जो है वो सिस्टमैटिक एरर की वजह से होगा। ऐसा अगर होगा तो किसकी वजह से होगा? ऐसा अगर होगा तो वो सिस्टमैटिक एरर की वजह से होगा। तो ग्राफ के ऊपर रैंडम एरर से और सिस्टमैटिक एरर से क्या फर्क पड़ता है? ग्राफ के ऊपर रैंडम एरर से ये फर्क पड़ता है कि ग्राफ की लाइन तो सही बनती है, लाइन को जहां से पास होना चाहिए वहीं से पास होती है, लेकिन आपके पॉइंट्स होते हैं वो लाइन के इधर उधर स्कैटर हुए हुए होते हैं। और ग्राफ के ऊपर सिस्टमैटिक एरर की वजह से क्या फर्क पड़ता है? ग्राफ के ऊपर सिस्टमैटिक एरर की वजह से ये फर्क पड़ता है कि आपके पॉइंट्स सारे लाइन पर आते हैं, लाइन भी स्ट्रेट बनती है जैसे बननी चाहिए, लेकिन लाइन को जहां से पास होना चाहिए ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लाइन को ओरिजिन से पास होना चाहिए था, तो लाइन वहां से पास नहीं होगी। लाइन को ओरिजिन से पास होना चाहिए तो लाइन यहाँ पर ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये फर्क पड़ता है सिस्टमैटिक एरर से और रैंडम एरर से। ठीक है, तो ये हमने काफी तफसील से बात कर ली कि रैंडम एरर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफा। रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर एक ऐसी एरर होती है कि अगर आप रीडिंग को रिपीट करें और रिपीट करके एवरेज लें तो रैंडम एरर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जबकि सिस्टमैटिक एरर में ऐसा नहीं होता। अगर कहीं पर सिस्टमैटिक एरर हो रही होगी तो आप रीडिंग को चाहे जितना रिपीट कर लें और रीडिंग में आप चाहे जितनी दफा भी जो है उसका एवरेज ले लें, रीडिंग सही नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर के एग्जाम्पल है पैरेलक्स एरर, राइटिंग रीडिंग्स इनकरेक्टली, मिस्टेक वाइल टाइमिंग ऑसिलेशन। सिस्टमैटिक एरर की एग्जाम्पल है जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट या फिर रॉन्गली कैलिब्रेटेड स्केल। एक गलत फॉर्मूला भी सिस्टमैटिक एरर की एग्जाम्पल हो सकती है। फर्ज करेंगे आपको एक जगह पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है mgh के बराबर। अब आप क्या करते हैं, आप जो है वो जी एच कर रहे हैं, हर दफा एम लगाना भूल जाते हैं। तो आप जितनी दफा भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हर दफा आपका आंसर गलत आएगा। आप एवरेज निकालेंगे वो भी गलत आएगा। तो ये कौन सी एरर हो गई? ये भी सिस्टमैटिक एरर हो गई। फिर यहाँ पर मैंने रैंडम एरर का और सिस्टमैटिक एरर का कंपैरिजन किया है। यहाँ पर मैंने रैंडम एरर का और सिस्टमैटिक एरर का कंपैरिजन किया है। मिसाल के तौर पर वही बातें दोबारा से बोलते हैं जल्दी जल्दी। रैंडम एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं रिपीट करके और रीडिंग्स को एवरेज करके। सिस्टमैटिक एरर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते रीडिंग्स को रिपीट करके और एवरेज लेकर। रैंडम एरर जो होती है उसकी वजह से आपकी रीडिंग्स जो होती हैं वो इधर उधर स्कैटर हो जाती हैं। सिस्टमैटिक एरर की वजह से आपकी रीडिंग्स जो होती हैं स्कैटर नहीं होती हैं, सारी एक ही जगह पर आती हैं, लेकिन सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो या तो एक्चुअल रीडिंग से बड़ी आती हैं या एक्चुअल रीडिंग से छोटी आती हैं। रैंडम एरर की वजह से आपकी रीडिंग की प्रिसीजन खराब हो जाती है क्योंकि रीडिंग स्कैटर हो जाती है। और सिस्टमैटिक एरर की वजह से आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी खराब हो जाती है। प्रिसाइज तो वो होंगी, होंगी तो सारी एक ही तरफ, लेकिन उनका आंसर गलत आएगा, उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। रैंडम एरर जो होती हैं उनकी वजह से जब आपको ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ तो सही बनता है, लेकिन ग्राफ के जो पॉइंट होते हैं वो लाइन पर नहीं आते बल्कि लाइन के इधर उधर स्कैटर हो रहे होते हैं। सिस्टमैटिक एरर में जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो पॉइंट तो सारे लाइन पर आते हैं, लेकिन लाइन वहां से पास नहीं होती जहां से लाइन को पास होना चाहिए। जहां से लाइन को पास होना चाहिए वहां से लाइन पास नहीं होती है। चलिए जिसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। इसके क्वेश्चन है फ्रॉम पास्ट पेपर सैंपल के तौर पर सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के। पहला सवाल क्या है? A student measures the time t for a ball to fall from rest through a vertical distance h. Knowing that the equation h equals to half gt square applies, the student plots the graph shown. Which of the following is an explanation of the intercept on the t-axis? देखिए कह रहा है कि हम यहाँ पे एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें h बराबर होगा हाफ जी टी स्क्वायर के। इसी क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि आप जो है वो क्या करेंगे, आप एक बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे, बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे, जितनी देर वो नीचे पहुंचेगी वो टाइम नोट करेंगे और जितनी हाइट से उसको ड्रॉप करेंगे वो हाइट नोट करेंगे। ठीक है, फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट एच बराबर होगा किसके? अंडर रूट हाफ जी टी स्क्वायर के। इसमें से हाफ जी जो है कांस्टेंट है तो अंडर रूट एच जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टी के। तो अगर हम जो है अंडर रूट एच का और टी का ग्राफ बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जब दो चीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है थ्रू ओरिजिन। यहाँ पर आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा।
आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि ग्राफ के ओरिजिन से पास ना होने की क्या वजह पॉसिबल हो सकती है, इन चारों ऑप्शन में से क्या वजह पॉसिबल हो सकती है। पहला ऑप्शन, एयर रेजिस्टेंस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एच। आपने जो हाइट, बड़ी हाइट्स थी उसके लिए एयर रेजिस्टेंस को आपने काउंट नहीं किया। भाई बड़ी हाइट जो है वो तो बाद में आएंगी ना, बड़ी हाइट जब बाद में आएंगी तो उस वक्त आपके ग्राफ को खराब होना चाहिए था ना। यहाँ तो स्टार्ट ही जीरो से नहीं हो रहा वो, तो स्टार्टिंग में तो एयर रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होगा ना। इसलिए जो पहला ऑप्शन है, इट डज नॉट मेक आर सेंस। देयर इज अ कांस्टेंट डिले बिटवीन स्टार्टिंग द टाइमर एंड रिलीजिंग द बॉल। कह रहा है कि आप बॉल को जो रिलीज करते हैं और जो स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं उसमें ना डिले। डिले क्या है कि पहले आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं, फिर आप बॉल को ड्रॉप करते हैं। तो जब आप पहले स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और फिर बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक कांस्टेंट डिले आ जाएगा। यानी कि इस ग्राफ को आप गौर से देखें तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ ये शो कर रहा है कि इतने टाइम पर आपकी हाइट जीरो थी, इतने टाइम पर आपकी हाइट जीरो थी, इसलिए जीरो थी कि इतने टाइम तक आपने बॉल को ड्रॉप ही नहीं किया था। आपने स्टॉप वॉच को पहले ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच चलना शुरू हो गई, 1 2 3 सेकंड हुए, फिर आपने बॉल को ड्रॉप किया। तो ये वो 1 2 3 सेकंड है जितने सेकंड तक आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया था लेकिन आपने बॉल को ड्रॉप नहीं किया था। तो ये एक अच्छा रीजन है, इट इज पॉसिबल। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि देयर इज एन एरर इन द टाइमर दैट कंसिस्टेंटली मेक इट रन फास्ट। कह रहा है कि जो टाइमर है ना उसमें एक प्रॉब्लम है जो उसको तेज चलाता है। भाई टाइमर को तेज चलाता होगा प्रॉब्लम, लेकिन जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे बॉल को उस वक्त तो टाइमर जीरो से स्टार्ट होगा ना, चाहे वो तेज चलता हो चाहे हल्का चलता हो, स्टार्ट तो जीरो से होना चाहिए ना। तो जीरो से स्टार्ट ना होने का ये रीजन नहीं हो सकता। कहता है स्टूडेंट शुड हैव प्लॉटेड एच अगेंस्ट टी स्क्वायर। स्टूडेंट को एच और टी स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहिए था। भाई अगर वो एच का और टी स्क्वायर ग्राफ बनाता तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का बनता, वो भी ऐसे ही बनता। तो लिहाजा एच और टी स्क्वायर लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन है और यही आपका आंसर होगा। A student carried out an experiment in which an electric current was known to decrease with time. The readings he found from first to last were 3.62 milliampere, 2.81 milliampere, 1.13 milliampere, 1.76 milliampere, and 0.90 milliampere. Which statement could not explain the anomalous 1.13 milliampere reading? कह रहे एक बच्चा ने एक एमीटर से करंट नाप रहा है। थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा करंट जो है कम होता रहेगा। अब बच्चे ने करंट को नापना शुरू कर दिया। पहले करंट आया 3.62, फिर कम होकर आया 2.81, फिर कम होकर आया 1.13, फिर आया 1.76। अभी गड़बड़ हो गई ना यहाँ पर। भाई 1.13 से कम आना चाहिए था ना करंट, ये तो 1.13 से ज्यादा आ गया। तो ये रीडिंग यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। अगर ये 1.76 के बाद होती तो कोई मसला नहीं होता। 2.81 फिर 1.76 फिर 1.13 और फिर 0.90 बिल्कुल सही होता। तो कह रहे ये जो एक कबाब में हड्डी जो आ रहा है बीच में, ये काली भेड़ बीच में आ गई। तो ये जो एनामलेस रीडिंग है 1.1 मिली एम्पेयर की, इसका होने का क्या रीजन नहीं हो सकता। इस अजीबोगरीब रीडिंग का बीच में होने का क्या रीजन नहीं हो सकता। यानी कि इस चार में से तीन रीजन बिल्कुल हो सकते हैं और एक ऐसा रीजन होगा जो कि नहीं हो सकता, वही हमें ढूंढना है। चले भाई, पहला रीजन इसने क्या दिया है, स्टूडेंट हैज रिवर्स्ड द थर्ड एंड फोर्थ रीडिंग इन द रिजल्ट टेबल। बच्चे ने जो है 1.776 को बाद में लिख दिया और 1.13 को पहले लिख दिया, हालांकि 1.76 पहले होगी और 1.13 बाद में होगी। तो बच्चे ने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप लोग जैसा कोई बच्चा होगा तो बिल्कुल पॉसिबल है, वो आगे पीछे बिल्कुल रीडिंग कर सकता है। सो इट इज अ पॉसिबल आंसर बी। ही रेड द एमीटर इनकरेक्टली, उसने एमीटर को गलत पढ़ा है। द रीडिंग शुड हैव बीन 2.13। ऐसा भी हो सकता है कि 1.13 की रीडिंग बेसिकली 2.13 होगी लेकिन वो रीडिंग को पढ़ने में गलती कर रहा होगा, तो उसने 2.13 को गलती से 1.13 पढ़ लिया होगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। ही टुक द करंट रीडिंग एट द रॉन्ग टाइम, इसने रीडिंग गलत टाइम पे ली है। मिसाल तो रीडिंग जिस वक्त लेनी थी उसने रीडिंग उसके बाद में कहीं थोड़ी देर लेट से ली है। तो लेट से लेने से क्या होगा, जो करंट पहले 2 पॉइंट ज्यादा आ रहा था वो कम आ रहा होगा। तो रीडिंग चूंकि उसने गलत टाइम पे ली होगी तो ये भी पॉसिबल है, बात है कि इस वजह से आपकी रीडिंग गलत आ रही हो। चौथे में कह रहा है देयर वाज अ सिस्टमैटिक एरर इन द रीडिंग्स फ्रॉम द एमीटर। कह रहा है एमीटर में सिस्टमैटिक एरर है। अब भाई देखें, अगर एमीटर में सिस्टमैटिक एरर होती तो एक रीडिंग गलत थोड़ी आती। अगर सिस्टमैटिक एरर होती तो सारी की सारी रीडिंग गलत आती। तो लिहाजा ये जो रीजन है ना, ये रीजन पॉसिबल नहीं है, ये रीजन पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर है।
उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था कि इस रीडिंग का क्या रीजन नहीं हो सकता। तो पहला रीजन भी हो सकता है इस रीडिंग के अजीबोगरीब होने का, दूसरा रीजन भी हो सकता है, तीसरा रीजन भी हो सकता है, लेकिन चौथा रीजन जो है इस रीडिंग का नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3। Two quantities P and Q are directly proportional to each other. Experimental results are taken and plotted in a graph of Q against P. Which graph shows there were random errors in the measurement of P and Q? क्या दो क्वांटिटीज है P एंड Q, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए थ्रू ओरिजिन। आप कह रहे हैं इन दोनों क्वांटिटीज के हमने चार ग्राफ बनाए हुए नीचे, आपको ये बताना है कि इन चार में से कौन सा ग्राफ है जिसमें रैंडम एरर है। अब हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि रैंडम एरर की वजह से ग्राफ को जहां से गुजरना होता है वहीं से गुजरता है, लेकिन पॉइंट जो होते हैं वो लाइन के ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। तो ऐसा कहाँ हो रहा है जहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन पॉइंट ऊपर नीचे आ रहे हैं? ऐसा मेरे ख्याल में ऑप्शन सी में हो रहा है। ऑप्शन सी में देखें, जहां से ग्राफ को गुजरना चाहिए वहीं से गुजर रहा है, लेकिन पॉइंट सारे ऊपर नीचे आ रहे हैं। ऑप्शन ए में पॉइंट ज्यादातर लाइन पर आ रहे हैं। ऑप्शन डी में सारे पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं लेकिन लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो इस वाले ग्राफ में बेसिकली कौन सी एरर है? इस वाले ग्राफ में बेसिकली सिस्टमेटिक एरर है। और इस वाले ग्राफ में कौन सी एरर है? इस वाले ग्राफ में रैंडम एरर है। तो उसने पूछा भी यही था कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर रैंडम एरर आ रही हो। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 4। Two liquid in glass thermometers in a well mixed liquid are individually observed by 10 different students. दो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैं, उनको जो है वो 10 स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया। ऑल एग्री, सारे स्टूडेंट ने एग्री किया कि एक थर्मामीटर जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ता है और दूसरा थर्मामीटर जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ रहा है। यानी कि 10 के 10 बच्चों का कहना यह था कि भाई इनमें से एक जो है ना वो 21 पढ़ रहा है और एक 23 पढ़ रहा है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिफरेंस? तो ये दोनों रीडिंग के अलग अलग आने का क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? द लिक्विड इज नॉट ऑल द लिक्विड इज नॉट ऑल एट द सेम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि थर्मोमीटर का पूरा लिक्विड जो है वो सेम टेम्परेचर पे नहीं है। भाई वो कह रहा है वेल मिक्स्ड लिक्विड है, जब वो वेल मिक्स्ड है तो टेम्परेचर तो सबका एक होना चाहिए। द रीडिंग्स आर नॉट प्रिसाइज, कह रहे रीडिंग्स प्रिसाइज नहीं है। भाई रीडिंग बिल्कुल प्रिसाइज है, ये भी 1 डिग्री तक नाप रहा है, ये भी 1 डिग्री तक नाप रहा है। देयर इज अ रैंडम एरर अफेक्टिंग द रीडिंग। कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पर कोई रैंडम एरर हो रही है जो कि रीडिंग को अफेक्ट कर रही है। देखें अगर रैंडम एरर होती ना, 10 में से 6 कुछ रीडिंग बताते हैं, 10 में से 4 कुछ रीडिंग बताते हैं, लेकिन 10 के 10 एक ही रीडिंग बता रहे हैं, तो उसमें जो एरर है वो रैंडम तो नहीं है। देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर अफेक्टिंग द रीडिंग। कह रहा है इसमें कुछ सिस्टमैटिक एरर है जिसकी वजह से 10 की 10 दफा जो है एक का टेम्परेचर 21 आया और एक का 23 आया। तो चूंकि आपकी जो एरर है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है बार बार रीडिंग लेने से, तो इसका मतलब ये कौन सी एरर है? इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सिस्टमैटिक एरर है।